हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम आपको जो सजीव है उसकी पूरी की पूरी जो क्रियाविधि है, सजीव का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है, शरीर के जो गुण हैं और वो किस प्रकार के आवास में रहता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है सजीव तथा निर्जीव। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं। यानी वे जीव जिनमें क्या पाया जाता है, श्वसन यानी सांस लेने की क्रियाविधि, और उनमें गति करने की यानी चलने की, और वृद्धि करने की यानी बढ़ने की, और जनन करने की, और पोषण यानी खाने की क्रियाविधि या क्रियाएं पाई जाती हैं, वे सभी जीव क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। उदाहरण देखो, जैसे गाय है, बकरी है, शेर है और पेड़ पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं निर्जीव की। वे जीव जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं पाई जाती निर्जीव होते हैं। यानी जो ऊपर लिखी हुई क्रियाएं नहीं पाई जाती, श्वसन, गति, वृद्धि, जनन और पोषण है, वे नहीं पाए जाते जिन जीवों में, वे सभी वस्तुएं या फिर जीव क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। उदाहरण देखो, बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़ और मेज, ये सभी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, आगे बात करते हैं सजीवों की विशेषताएं। सजीव में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें पहला पॉइंट है वो है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सजीव क्या ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यानी सजीवों क्या करते हैं, भोजन का, आहार का क्या करते हैं, अपने शरीर में डालते हैं और क्या करते हैं, पोषण की क्रियाविधि करते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तीसरा है सजीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी सजीवों में क्या होती है, लचीलेपन की क्रियाविधि पाई जाती है। पांचवा है सजीव स्वयं गति करते हैं, यानी स्वयं क्या करते हैं, गति करते हैं। छठा है सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। सातवां है सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, यानी जनन की क्रिया भी क्या है, पाई जाती है सजीवों में। आठवां है सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, और इनका जीवन काल है वो जीवन है वो क्या होता है, एक निश्चित अवधि तक होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है अनुकूलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अनुकूलन। ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो पूरा देखना है। मेरे द्वारा जी की जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो आगे देखिए अनुकूलन के बारे में। जिन संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। यानी संरचना, यानी जीवों की जो संरचना है और उनका जो स्वभाव है किसी स्थान पर रहने का या किसी आवास में रहने का, तो वो किसी अन्य आवास में जब चले जाते हैं तो वहाँ का जो मौसम या वहाँ का जो आवास है, वहाँ पर पूर्ण रूप से अपना अनुकूलन बना लेना, अपने वहाँ पर रह पाना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित होते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के जंतु है वो अलग अलग परिवेश में क्या करते हैं, अलग अलग रूप से अनुकूलित रह पाते हैं। आगे बात करते हैं, नोट लगा के लिखा हुआ है पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यानी एक कम समय के लिए कोई जीव है उसमें होने वाले, यानी उसके शरीर में होने वाले जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं, उन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। ठीक है, कम समय के लिए कोई जीव का जो शरीर है उसमें होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, पर्यानुकूलन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवास। किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। यानी कोई जीव या जीव जंतु है वो क्या करते हैं, किसी स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं,
आवास बोलते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। और भोजन, वायु और जो शरण स्थल और जो अपने अन्य जो आवश्यकताएं होती है जीवों की, उनके लिए वो आवास पर क्या करता है, निर्भर रहता है। आवास का अर्थ वास स्थान या एक घर होता है। यानी आवास का पूरे जो आवास वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, वास स्थान या एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो पौधे और जंतु हैं वो क्या करते हैं, एक ही आवास में संयुक्त रूप से मिलजुल कर रह सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवास को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। आवास को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है स्थलीय आवास, स्थलीय आवास, और दूसरा है जलीय आवास। स्थलीय आवास यानी स्थल पर रहने वाले जीव, और जलीय आवास यानी जल में रहने वाले जीव। इसमें पहला पॉइंट में देखो, स्थलीय आवास में स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास से कहते हैं। यानी जमीन पर जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं तो उस आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास से कहते हैं। उदाहरण, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं जलीय आवास की। जल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास से कहते हैं। और जो पेड़ पौधे और जंतु है वो जल में रहते हैं तो उन जीवों को क्या कहते हैं, या उस आवास को क्या कहते हैं, जलीय आवास से कहते हैं। उदाहरण, जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नोट लगा के लिखा हुआ है वो है जैव घटक। जैव घटक क्या होते हैं और जैव घटक कौन कौन से हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव जैव घटक हैं। जैविक घटक बोल सकते हो आप, या इसे जैव घटक बोल सकते हो। यानी किसी आवास है या किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, वो सभी सजीव क्या कहलाते हैं, जैव घटक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है, पौधे एवं जंतु। यानी सभी पौधे और सभी जीव है वो क्या है, जैव घटक है। अगला है अजैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव अजैव घटक कहलाते हैं। यानी किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव क्या कहलाते हैं, अजैव घटक। उदाहरण है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, जिनमें क्या नहीं पाई जाती, श्वास लेने या वृद्धि, गति आदि नहीं पाए जाते, वे सभी क्या होते हैं, निर्जीव अजैव घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है उसके बारे में। तो उसमें विभिन्न आवासों की यात्रा, जितने भी आवास हैं उनकी यात्रा। तो पहले हम बात करेंगे जो कुछ स्थलीय जो आवास है उनके बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है जो है मरुस्थल। पहला पॉइंट क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। यानी मरुस्थल में जो चूहे एवं जो सांप रहते हैं वो ऊंट की भांति ऊंट के भांति लंबे पैर नहीं होते। तो यह गर्मी से बचने के लिए गहरे बिलों में रहते हैं। वो चूहे जो सांप है वो कहाँ पे रहते हैं, उनका आवास क्या है, गहरे बिलों में रहते हैं। इसी प्रकार पौधों में जैसे नागफनी है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां या तो होती ही नहीं या कांटों का रूप ले लेती हैं और जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। क्योंकि मरुस्थल में जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी क्रिया को कम करने के लिए क्या होते हैं कि पौधों में पत्तियां या तो होती ही नहीं है या क्या कर लेती है, कांटों का रूप ले लेती है और जड़ें हो गहराई तक जाती है। ठीक है, नीचे तक जाती है। आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्थलीय आवास के अंदर पर्वतीय क्षेत्र। यह आवास सामान्यतः बहुत ठंडे एवं यहाँ बहुत तेज हवा चलती है। यानी जो पर्वतीय जो आवास है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है। यहाँ उगने वाले वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार और उनकी शाखाएं तिरछी तथा कुछ वृक्ष की पत्तियाँ सुई जैसी होती है। यानी यहाँ पर जो उगने वाले जो जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं और इनकी शाखाएं हैं वो क्या होती है, तिरछी फैली रहती है। और इनकी जो पत्तियां हैं, वृक्ष की जो इन पत्तियां हैं वो क्या होती है, सुई के आकार की होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में मोटी त्वचा तथा फर या पंख है वो ठंड से बचाते हैं। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, उनकी त्वचा एक तो मोटी होती है और जो
फर या जो पैर है वो, या फिर आप पंख बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, ठंड से इन्हें बचाते हैं। उदाहरण, याक के शरीर के लंबे बाल, वो पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर। याक का जो शरीर है उस पर लंबे लंबे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और जो पहाड़ी तेंदुआ है उसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ठंड से बचाते हैं। अगला पॉइंट है वो है घास स्थल। घास स्थल, तो इसमें पहला है पॉइंट बना के लिखा शेर, जो घास स्थल है वहां पे पाए जाने वाले जो शेर है उनके बारे में, और दूसरा है हिरण। तो पहले शेर के बारे में पढ़ेंगे। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों में छिपा लेता है, सिर्फ शिकार के वक्त ही निकालता है। यानी जो शेर के जो अगले पैर होते हैं उनके नाखून क्या होते हैं, पूर्ण रूप से लंबे होते हैं, जिन्हें वह जो उनकी जो पादांगुलियां होती हैं उनमें क्या कर लेता है, छिपा लेता है। सिर्फ उन्हें वह कब निकालता है, जब उसे शिकार करना होता है। उसके शिकार शरीर का मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, और उसका जो शरीर का जो मटमैला जो भूरा रंग होता है वो उसे घास के जो सूखे मैदान होते हैं उनमें छिपाने के लिए आवश्यक या छिपाने के लिए कारगर होते हैं। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है, और चेहरे के जो सामने की आंखें होती हैं जो उसे वन में दूर तक जो शिकार खोजने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है घास स्थल में हिरण। हिरण के मजबूत दांत कठोर तने चबाने में मदद करते हैं। हिरण के जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं, और जो कठोर जो तना होता है उसे भी वो चबाने के लिए उपयोगी होते हैं। उसके लंबे कान शिकारी की गतिविधि का पता लगा लेते हैं। उसके जो हिरण होता है उसके कान है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और दोनों ओर स्थित आंखें हर तरफ का खतरा महसूस कर सकती है। और जो हिरण की जो दोनों तरफ की जो दाएं बाएं जो आंखें होती है वो सभी की तरफ जो चारों तरफ क्या कर सकती है, देख सकती है, और खतरे को क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। उसके पैर उसे तेज गति से दौड़ने में मदद करते हैं, और जो हिरण के जो पैर हैं वो उसे अत्यधिक तेज गति से दौड़ने के लिए सहायक होते हैं। आगे बात करते हैं कुछ स्थलीय आवास के बारे में, कुछ जलीय आवास के बारे में। स्थलीय आवास के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अभी हम बात करेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें समुद्र। मछलियां तथा इनके जैसे अन्य जंतुओं का शरीर धारारेखीय होता है। मछलियों और जो इनके मछलियों जैसे ही जो जंतु होते हैं उनका शरीर किस प्रकार का होता है, धारारेखीय। तो हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि धारारेखीय क्या होते हैं। धारारेखीय का मतलब होता है कि जो वे जीव या मछली को मान लो, मछली किस प्रकार से होती है, आगे से पतली और बीच में से क्या होती है, मोटी, ठीक है, और पीछे से वापस क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संरचना है उसे क्या बोलते हैं, धारारेखीय संरचना या धारारेखीय शरीर बोलते हैं, ठीक है, जो इन्हें सुगमता से तैरने में मदद करता है। यानी जो ये धारारेखीय शरीर है इसकी वजह से क्या करता है, ये इनको जो पानी में तैरने में मदद करता है। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ जीवों का शरीर धारारेखीय नहीं होता, और जो स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जीव है उनका जो शरीर है वो क्या नहीं होता, धारारेखीय नहीं होता। अतः वह समुद्र की गहराइयों में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं, और समुद्र की गहराइयों में रहते हैं स्क्विड और ऑक्टोपस है, और जब भी कोई जीव उनके पास चल जाता है तो वो शिकार को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यह जीव जल में श्वास गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं, और यह जीव क्या करते हैं, श्वास है वो गिल्स की सहायता से, गिल्स जो होते हैं उनकी सहायता से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते, और जो डॉल्फिन और जो व्हेल है जो पानी में रहते हैं उन जंतुओं में क्या नहीं पाए जाते, गिल्स नहीं पाए जाते। अतः यह सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं, और यह सिर पर जो स्थित नासा द्वार है उसके द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, और यह जो डॉल्फिन और व्हेल है वो बिना जल में बिना श्वास लिए लंबे समय तक बहुत टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है तालाब एवं झील। तालाब एवं झील, इसमें देखो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, और जो जलीय पौधे होते हैं जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं वो आकार में छोटी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती।
इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। और इन जड़ों का काम क्या होता है? पौधों को तलहटी यानी जो जमीन के एकदम नीचे जो तल है उसमें जमाए रखने का काम करता है। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। और इनका जो तना होता है वो एक तो लंबा होता है, अंदर से खोखला होता है और थोड़ा हल्का होता है। कुछ पूरी तरह जल में डूबे पौधों की पत्तियां पतली एवं रिबन की जैसी होती है। और जो जो जल में पूरी तरह से डूबे जो पौधे हैं उनकी पत्तियां पतली होती हैं और रिबन के जैसी होती हैं, तथा कुछ की अधिक विभाजित होती है जिससे जल इन्हें क्षति पहुंचाए बिना पार निकल जाए। और कुछ क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विभाजित होती है, खिंडी या फिर मतलब अलग अलग होती है जिससे ये क्षति पहुंचाए बिना निकल जाती है। आगे बात करते हैं उद्दीपन। ये नोट लगा के लिखा हुआ है उद्दीपन के बारे में कि उद्दीपन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे उद्दीपन के बारे में। तो देखिए उद्दीपन क्या होता है। किसी जीव द्वारा बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने को उद्दीपन कहते हैं। यानी किसी जीव द्वारा जो बाह्य परिवर्तन हुआ वातावरण में, बाह्य जो वातावरण है उसके प्रति क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, अनुक्रिया कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। यानी जैसे उदाहरण देख लो कि छुई मुई का पौधा है, उसको अगर पत्तियों को हम छू लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। यानी अगर छुई मुई कोई पौधे को हम क्या कर लेते हैं, पत्तियां हैं उसको क्या कर लेते हैं? छू लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर किसी जीव को या किसी पौधे को हम के बाह्य जो वातावरण है उसके प्रति अनुक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगला पॉइंट है उत्सर्जन। शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। यानी शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आमाशय के अंदर उपापचय क्रिया होती है और हमारा भोजन है वो क्या हो जाता है? पच जाता है और हमारे भोजन का क्या क्या बन जाता है? अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की और जो अपशिष्ट पदार्थ हमने बना है उस अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालने के जो प्रक्रम है उसे ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रजनन के बारे में कि प्रजनन क्या है, प्रजनन की परिभाषा क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति को निरंतरता को बनाए रखता है, प्रजनन कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया, ये वह या क्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जैसा खुद है उसी के समान अपने एक नया जीव क्या कर लेता है? उत्पन्न कर लेता है, नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी जो प्रजाति है उसकी निरंतरता को क्या करते हैं? बनाए रखता है, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।